डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 56 आज हम सॉल्व करेंगे। ये वर्कशीट 21 ऑफ नवंबर 2020 के लिए आपको दी गई है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो चैप्टर था मुद्रा एवं साख, उसका रिवीजन चल रहा है। रिवीजन मतलब उसका पूरे चैप्टर का रिवीजन आपको विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन आंसर करवाया जा रहा है। पिछली वर्कशीट में मतलब वर्कशीट नंबर 55 में हमने 1 मार्कर क्वेश्चन किए थे और 1 मार्क वाले हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। जो मैंने आपको अलग अलग तरह के जो क्वेश्चंस थे सारे सॉल्व करवाए थे कि किस तरीके से जो आप क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, कारण वाले क्वेश्चन आएंगे, संकल्पना वाले क्वेश्चन आएंगे, फिलअप वाले क्वेश्चन आएंगे और ऑप्शन वाले क्वेश्चन आएंगे। तो वो आपने आई होप कर लिया होगा। आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो हमारे क्वेश्चन क्या हैं, वो हमारे 3 मार्क और 5 मार्क वाले जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे वो क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए, आपको 8 प्रश्न दिए गए हैं। सारे प्रश्न मैं यहाँ पे बता दूंगी, उसके बाद विद सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे सभी प्रश्नों को। वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। जो भी अगर आपने टॉपिक का वीडियो नहीं देखा है तो भी क्वेश्चन आंसर पढ़ के आपको समझ में आएगा। पहला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यों की व्याख्या कीजिए। मतलब आरबीआई क्या कार्य करता है वो आपको बताना है। प्रश्न 2 में बोला है कि अनौपचारिक क्षेत्रकों को ऋण गतिविधियों को कम किए जाने की आवश्यकता है। उचित तर्कों के सहित अपना उत्तर दीजिए कि जो अनौपचारिक ऋण की गतिविधियां है वो कम करी जानी चाहिए। ठीक है, इसका आप उल्टा भी समझ सकते हो कि औपचारिक ऋणों को बढ़ाना चाहिए। तीसरे प्रश्न में बोला गया है, गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह संगठन महत्वपूर्ण क्यों होते हैं। स्वयं सहायता समूह क्या होते हैं ये आपने पढ़ा होगा इस चैप्टर में। तो ये किस लिए हेल्पफुल होते हैं गरीबों के लिए, अपने विचार आपको स्पष्ट करने हैं। चौथे प्रश्न में बोला है, भारत की अधिकांश जनता अभी भी ऋण के लिए अनौपचारिक स्रोतों पर ही निर्भर करती है। ठीक है, पांचवें प्रश्न में बोला है, इसी तरीके से परीक्षा में भी प्रश्न आएंगे, साख की शर्तों से आप क्या समझते हैं, यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए किस प्रकार भिन्न हो सकती है। इसके बाद अगले प्रश्न नंबर 6 में बोला है, मुद्रा के आधुनिक प्रकारों ने हमारे जीवन को किस प्रकार सरल किया है, व्याख्या कीजिए। इसके बाद 7वें प्रश्न में आपसे एक कंडीशन वाला प्रश्न पूछा है। सलीम के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ाया गया था। सलीम की एक कहानी बताई गई थी कि सलीम किस प्रकार से क्या सलीम के साथ समस्या है। तो सलीम ने जीवन में साख की सकारात्मक भूमिका निभाई। मतलब सलीम के जीवन में ऋण लेना एक सकारात्मक भूमिका निभाता है साख। तो जैसा आपने पाठ्यपुस्तक में पढ़ा था, अगर नहीं पढ़ा था तो इस चैप्टर में जाके सलीम वाली जो केस स्टडी है उसे पढ़िए। इसी प्रकार अपने आसपास परिवार या संबंधियों के जीवन में साख के सकारात्मक भूमिका का कोई 2 उदाहरण आपको पेश करना है, लिखना है। इसके बाद 8वें प्रश्न में बोला है, साख से आप क्या समझते हैं, साख किस प्रकार संपत्ति एवं ऋण जाल दोनों की भूमिका निभा सकता है, ये भी आपको उदाहरण सहित व्याख्या करना है। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन दिया गया है 4 नंबर का और ये एक केस स्टडी है। ठीक है, एग्जाम में भी आपको इस तरीके से केस स्टडी पूछी जा सकती है। आपको एक केस स्टडी दी गई है, इसको अच्छे से पढ़िए और इसको जो ये फिलअप दिया गया है बॉक्स, इसको आपको फिल करना है। अभी सारे प्रश्नों के उत्तर मैं लिखवा दूंगी आपको और समझा भी दूंगी। दिया गया है, मेघा ने घर खरीदने के लिए बैंक में 5 लाख रुपए का कर्ज लिया। मेघा है, बैंक से लोन लेती है, कितने रुपए का लेती है, 5 लाख रुपए का लेती है। इस कर्ज पर ब्याज की वार्षिक दर 12% है। मतलब 12% का इंटरेस्ट है। मतलब प्रिंसिपल कितना हो गया 5 लाख और रेट कितना हो गया 12%। और इस कर्ज को 10 साल में मासिक किस्तों में लौटाने का वादा करती है। ठीक है, तो ये कितना मतलब टाइम पीरियड क्या दिया है इसने, 10 ईयर्स। तो अगर आप इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं तो देखिए प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है, टाइम दिया है, सारी चीज़ें दी गई हैं। मेघा को बैंक से कर्ज लेने से पहले उसे अपनी नौकरी और वेतन संबंधी रिकॉर्ड दिखाने पड़ते हैं। तो क्या क्या दिखाना पड़ता है कि उसकी वेतन कितना है। जब भी आप लोन लेने जाएंगे तो आपको कुछ चीज़ें दिखानी पड़ती हैं। तो उससे मेघा को क्या दिखाना है कि उसकी जो जॉब है उसमें उसको कितना वेतन मिलता है और उसकी जॉब कैसी है। ठीक है, तो उसको क्या क्या दिखाना है, नौकरी और वेतन संबंधी रिकॉर्ड दिखाने हैं। बैंक नए घर के सभी कागज ऋणाधार के रूप में रख लेता है। और बैंक क्या करता है, नए घर के सभी कागज, यानी कि जो घर मेघा खरीद रही हैं
उस घर के जो कागजात हैं वो बैंक रखेगा। बैंक पहले ये भी देखेगा कि मेघा की नौकरी के जो कागजात हैं वो भी देखेगा कि वो किस तरीके की नौकरी करती हैं, उनका क्या रिकॉर्ड है। साथ में जो वो घर खरीद रही हैं उसके पेपर भी बैंक रखेगा, ठीक है, जिसे मेघा द्वारा ब्याज समेत कर्ज लौटाने पर वापस किया जाएगा। जब मेघा पूरा कर्ज लौटा देंगी विद द इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट है, 12%, 12% का इंटरेस्ट है। जब पूरा कर्ज लौटा देंगी तब वो पेपर्स देगा, मतलब पेपर्स को, उसके घर के पेपर्स को ऋणाधार के रूप में बैंक रखता है अपने पास में। तो अब आपको एक फिलअप भरने को दिया गया है, एक टेबल भरने को दी गई है जिसमें कहा है मेघा के आवास ऋण के निम्नलिखित विवरणों की पूर्ति कीजिए। ऋण राशि रुपयों में, तो यहाँ पे आपको रुपए में लिखनी है कि ऋण की राशि कितनी है, तो आप लिख देंगे 5 लाख, और हिंदी में है तो आप उसको लिख देंगे कि कितना है, 5 लाख। वैसे उसका 5 लाख है और 12% का आप उसमें क्या जोड़ देंगे, इंटरेस्ट जोड़ देंगे, ठीक है। तो 5 लाख का 12% निकाल के इंटरेस्ट आप उसमें जोड़ देंगे। समर्थक ऋणाधार कितना है वो आप लिखेंगे। इसके अलावा अदायगी का स्वरूप, अदायगी का स्वरूप क्या है वो आप लिखेंगे। और आवश्यक कागजात, आवश्यक कागजात में क्या है, आवश्यक कागजात में उसको क्या लिया है, नए घर के सभी कागज। तो यहाँ पे क्या है, नए घर के कागजात रखेंगे। और क्या रखेंगे, इसके अलावा जो मेघा है उसकी जो वेतन संबंधी रिकॉर्ड हैं वो भी, उनको भी बैंक देखेगा। तो ये सारे पेपर वर्क किए जाएंगे। तो इसको बस आप जैसे बोला है वैसे फिल कर देंगे। अब हम देख लेते हैं इसके सॉल्यूशन। जो ऊपर हमने 8 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर हम देख लेते हैं। में हमसे क्या बोला है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यों की व्याख्या कीजिए। मतलब भारत में जो आरबीआई है, ठीक है, आरबीआई है, उसके क्या क्या कार्य होते हैं। तो देखिए ये जितने भी प्रश्न दिए गए हैं 3 to 5 मार्क के हैं, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखवाया है। तो इसमें आप ये मत बोलना कि आंसर लॉन्ग है या छोटे हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको मिनिमम इतना तो लिखना ही पड़ेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, मौद्रिक नीति तैयार करना और उसका कार्यान्वयन करना, ठीक है, मौद्रिक नीति तैयार करना और उसका कार्यान्वयन एवं निगरानी करना। जो मॉनिटरी पॉलिसी होती है वो प्रिपेयर की जाती है और उसे सही तरीके से चलाने का काम करते हैं। और निगरानी का, वित्तीय प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण करना, ठीक है। तीसरा कार्य होता है विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना, ये भी आरबीआई के द्वारा किया जाता है। और मुद्रा जारी करना और उसका विनियमन करना तथा परिचालन योग्य ना होने पर उसे नष्ट करना। तो जो मुद्रा जारी होती है वो भी भारत सरकार की ओर से आरबीआई जारी करती है, और उसे जब परिचालन योग्य नहीं होता, मतलब खराब हो जाती है, तो उसे नष्ट करने का काम भी आरबीआई करती है। तो ये सारे काम हैं किसके, आरबीआई के, आप समझ सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि अनौपचारिक क्षेत्र की ऋण गतिविधियों को कम किए जाने की आवश्यकता क्यों है। उचित तर्कों में अपना उत्तर की पुष्टि कीजिए। सभी प्रश्नों को मैंने पॉइंट वाइज लिखवाया है, क्योंकि अगर आप एग्जाम में पॉइंट वाइज लिखते हैं तो आपके लिए समझना आसान होता है और टीचर के लिए मार्क्स देना भी आसान होता है। आप पहले लिखेंगे कि अनौपचारिक क्षेत्र की ऋण गतिविधियों को कम किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि नंबर 1, अनौपचारिक क्षेत्र के ऋणदाता अपने ऋणों पर बहुत अधिक ब्याज वसूल करते हैं। अनौपचारिक क्या होता है, अनऑफिशियल, ठीक है, जैसे साहूकार से ऋण ले लिया, गली के ठेकेदार से ऋण ले लिया, तो ये क्या होता है, ये बहुत अधिक ऋण वसूल करने का काम करते हैं, ब्याज वसूल करने का काम करते हैं, कि जितना उनने आपको पैसे दिए उससे ज़्यादा वो ब्याज खा जाते हैं। दूसरा, वे अधिक से अधिक ब्याज वसूल करने का प्रयास करते हैं क्योंकि उनकी ना तो कोई सीमाएं होती हैं और ना ही कोई बंधन, क्योंकि उसके ऊपर कोई, क्योंकि आप अपनी मर्जी से उस पर्सन से जाके उधार ले रहे हैं या ऋण ले रहे हैं, इसलिए उनकी कोई बाउंडेशन नहीं होती, वो आपसे कोई भी मन चाहे कंडीशंस लगा सकते हैं। तीसरा है कि ऊंची लागत का अर्थ है, यहाँ पर ये वर्ड गलत है, ऊंची लागत का अर्थ है कर्जदार की आय का अधिकतर हिस्सा ऋण की अदायगी में खर्च हो जाता है। तो ऋण की, यहाँ पे क्या आएगा, ऋण आएगा। तो ऋण की ऊंची लागत का मतलब है कि जो मतलब उधार करता है वो अपना सारा पैसा, उसका अधिकतर जो इनकम होगी वो ऋण देने में चली जाएगी, और इससे क्या होगा, इससे ऋण का बोझ बढ़ जाएगा और व्यक्ति ऋण के जाल में फंस जाता है। इसलिए अनौपचारिक ऋण के गतिविधियों को कम किए जाने की आवश्यकता है।
ठीक है, तो जो अनौपचारिक ऋण है उसको कम किए जाने की आवश्यकता है। तो ये आपका उत्तर नंबर 2 हो गया। आगे देख लेते हैं, गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह संगठन महत्वपूर्ण क्यों है? अपने विचार दीजिए। तो गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह संगठन महत्वपूर्ण है क्योंकि नंबर 1, गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह संगठन के पीछे मूल विचार गरीबों को अपना रोजगार बनाने का मौका देना है। ये संगठन इसीलिए होते हैं कि हर गरीब अपने लिए रोजगार के लिए कुछ कर सके, कोई छोटा मोटा काम ही जुटा सके। दूसरा, आत्मनिर्भर गुट कर्जदारों को ऋणाधार की कमी की समस्या से उबरने में मदद करते हैं। तीसरा, उन्हें समय अनुसार विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों के लिए एक यथोचित ब्याज दर पर ऋण मिल जाता है। तो ये क्या है कि आसानी से ऋण मिल जाता है, समय के अनुसार वो वापस कर सकते हैं और उन्हें अपना खुद का कुछ काम करने का भी मौका मिलता है स्वयं सहायता समूह संगठन से कर्ज लेके। तो ये आपका उत्तर नंबर 3 हो गया। आगे चलते हैं, चौथे प्रश्न में बोला है कि भारत की अधिकांश जनता अभी भी ऋण के लिए अनौपचारिक स्रोतों पर ही निर्भर है, क्यों? ठीक है, तो आप इसका उत्तर क्यों क्या लिखेंगे? भारत की अधिकांश जनता अभी भी ऋण के लिए अनौपचारिक स्रोतों पर ही निर्भर है क्योंकि अनौपचारिक ऋण सरलता से मिल जाते हैं। क्योंकि अनौपचारिक ऋण है कि ये क्या है, आपको चाहिए आज ही मिल जाएगा, बहुत ईजिली अवेलेबल होता है। ठीक है, कम समय में ऋण प्राप्त हो जाता है, कम समय में साहूकार के पास गए, अभी चाहिए आपको अभी मिल जाएगा। कागजाती कार्यवाही का ना होना, ये फायदा भी है लॉस भी है, क्योंकि कोई पेपर वर्क नहीं होता तो वो आपसे मनमाने बंधन लगा सकता है, कंडीशंस लगा सकता है। और जनता में साक्षरता तथा जानकारी का अभाव, और ज़्यादातर जनता जो है उसमें पढ़े लिखे लोगों की कमी होने के कारण उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें बैंक से ईजिली लोन मिल सकता है, तो वो अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर हैं। तो ये आपके कारण हैं, इसको और इलेबरेट करके आप लिख सकते हैं। आगे देख लेते हैं, साख की शर्तों से आप क्या समझते हैं? ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए किस प्रकार भिन्न हो सकती है? साख की शर्तें किसी भी साख व्यवस्था के लिए संतुष्ट होने की आवश्यकताएं हैं। इसमें ब्याज दर, प्रलेखन और पुनर्भुगतान का तरीका शामिल होता है। साख की शर्तें क्या होती हैं कि जिन कंडीशन पे आपको कर्ज दिया जाएगा, ठीक है, बैंक भी जब कर्ज देता है तो वो कुछ कंडीशंस, जैसे कि अभी हमने एक कंडीशन डिस्कस की थी, ठीक है, कि मधु जब घर के लिए लोन ले रही है तो उसको क्या देना पड़ रहा है, अपने नए घर के कागजात देने पड़ रहे हैं। तो वही साख की शर्तें होती हैं जिसपे दोनों लोग संतुष्ट हो जाएं, जैसे ब्याज दर, प्रलेखन, पुनर्भुगतान, ये सब चीजें शामिल होती हैं। हालांकि ऋण की शर्तें ऋणदाता और उधारकर्ता और ऋण प्रकृति के आधार पर भिन्न होती हैं। जैसे कि अगर आप इसका उदाहरण दें, तो उदाहरण देने के लिए अगर एक आम इंसान ले रहा है तो उसके लिए साख की शर्तें अलग होंगी, क्योंकि वो जैसे घर के लिए लोन ले रहा है तो उसके लिए साख की शर्तें अलग होंगी। लेकिन एक बैंक दूसरे बैंक से लोन ले रहा है तो उसके लिए साख की शर्तें अलग होंगी। इसी तरीके से अलग अलग इंसान के लिए या अलग अलग पर्सन के लिए साख की शर्तें भिन्न हो सकती हैं। आगे देख लेते हैं, मुद्रा के आधुनिक प्रकारों ने किस प्रकार हमारे जीवन को सरल किया है? व्याख्या कीजिए। तो हमने अभी कल वाली वर्कशीट में भी देखा था कि मुद्रा के आधुनिक रूप क्या होते हैं, जैसे करेंसी नोट हो गए, हमारे चेक हो गए, ठीक है, आजकल पेटीएम, फोन वॉलेट्स आप यूज़ करते हैं, ये सारे क्या है, आधुनिक रूप हैं मुद्रा के। मुद्रा के आधुनिक रूपों में हमारे जीवन को बेहद सरल किया है। मुद्रा के आने का आधुनिक रूप है, जैसे कि मुद्रा के अनेक आधुनिक रूप हैं, जैसे कि करेंसी नोट, सिक्के, बैंक में खाता, चेक, ड्राफ्ट और मोबाइल वॉलेट आदि। इस तरह खाते के रूप में बैंक में धन संरक्षित रहता है। जो आपका पैसा है वो खाता है, आपके बैंक का खाता है, और वो खाते में आपका पैसा पूरा संरक्षित और सुरक्षित रहता है बैंक में, और उस धन के चोरी होने का भय नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि आपका धन कोई ले जाएगा, आवश्यकता पड़ने पर आप उस धन की निकासी कर सकते हैं। ठीक है, और आपके फ़ोन में ई वॉलेट है तो उसे भी आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका उत्तर नंबर 6 हो गया। 7वें प्रश्न में बोला है कि सलीम के जीवन में साख ने सकारात्मक भूमिका निभाई। इसी प्रकार अपने आसपास परिवार, और ये जो सलीम वाला केस है आपके पाठ में दिया हुआ है, चैप्टर में दिया हुआ है, इसी प्रकार अपने आसपास परिवार व संबंधियों के जीवन में साख की सकारात्मक भूमिका का कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहले सलीम की बात करते हैं।
सलीम के जीवन में साख ने सकारात्मक भूमिका निभाई क्योंकि सलीम ने अपनी फैक्ट्री में उत्पादन के लिए आवश्यक कार्यशील पूंजी की जरूरत को ऋण के माध्यम से पूरा किया। मतलब सलीम को जो ऋण की आवश्यकता थी, जो पूंजी की, पैसों की जरूरत थी, वो उसने कैसे पूरा किया? साख की सहायता से अपनी फैक्ट्री के लिए ऋण लिया और उससे उसने अपना काम पूरा किया। अब मैंने इसके दो उदाहरण दिए हैं और भी साख के। जैसे हमारे पड़ोस में माधुरी चाची ने अपनी बेटी के विवाह के लिए आवश्यक पूंजी ऋण के माध्यम से पूरी की, और दूसरा, राजू ने एक पंचर की दुकान खोलने के लिए साख की शर्तों पर ऋण लिया तथा शीघ्र ही सारा ऋण चुकाकर एक लाभदायक दुकान का मालिक बना। तो इस तरह आप भी कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं आसपास या अपने रिलेटिव्स का ही। ठीक है, तो ये आपका उत्तर नंबर 7 हो गया। आगे चलते हैं। साख से आप क्या समझते हैं? साख किन प्रकार संपत्ति एवं ऋण जाल दोनों की भूमिका निभा सकता है? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन देनी है। साख को एक संविदात्मक समझौते के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें एक उधारकर्ता कुछ मूल्य प्राप्त करता है और ऋणदाता को एक निश्चित तारीख समय सीमा में वापस चुकाने के लिए सहमत होता है। ठीक है, ये यहाँ पे ये वर्ड नहीं आएगा। ऋणदाता को एक निश्चित तारीख में चुकाने के लिए सहमत होता है। तो साख क्या होता है? वो शर्तें होती हैं जिसमें दोनों के बीच में समझौता होता है। ठीक है, उधारकर्ता और ऋणदाता। अब इसका उदाहरण क्या है? जब एक व्यक्ति ऋण लेकर कारोबार करता है तब वह उसकी संपत्ति के रूप में कार्य करता है। जो उसने पैसा लिया उससे वो फैक्ट्री बनाए, कुछ भी करे, उस वक्त वो उसका जो पैसा है, जो उसने कर्ज लिया है, वो किस तरीके से काम कर रहा है? उसकी संपत्ति में ऐड हो रहा है, उसकी संपत्ति की तरह ही काम कर रहा है। परंतु वही जब ऋण चुकाने में असमर्थ होता है तब वह स्थिति ऋण जाल कहलाती है। अब किसी कंडीशन में वो पैसे वापस नहीं कर पा रहा है तो इसकी स्थिति में वही चीज उसके लिए क्या बन जाएगा? ऋण जाल बन जाएगा। तो ये आपका उत्तर नंबर 8 हो गया। यहाँ पे हमने वर्कशीट नंबर 56 सोशल स्टडीज़ की सॉल्व कर ली है। ये इस वीक की आखिरी वर्कशीट है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय।